वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोगों ने क्लास 11th के कुछ लेक्चर्स किए जिसमें हमने आपको समुच्चय के बारे में, समुच्चय के लिखने की विधियां, ये सारी बातों का डिस्कशन किया और कुछ एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व कराए। आपने देखा था कि मैंने जब समुच्चय आपको बताया था तो समुच्चय का एक डिफिनेशन हमने बताया था। मैंने कहा था कि एक संग्रह होता है समुच्चय, लेकिन हर संग्रह समुच्चय नहीं हो सकता, उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि समुच्चय सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को कहते हैं। सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो वेल डिफाइंड हो, मतलब सुपरिभाषित हो, ऐसे वस्तुओं के संग्रह को क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। फिर हम आपको बताए थे कि समुच्चय के लिखने के प्रकार बताए थे कि जिसमें हमने रोस्टर मेथड या फिर सूचीबद्ध तरीका बताया था, जिसमें आप क्या करते थे कि किसी कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर मतलब कि बड़े अक्षरों से, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से उसको डिनोट करते थे, बराबर मझले कोष्ठक में आप लिखते थे उस एलिमेंट जो अवयव होते हैं उसको, और उसको कॉमा से सेपरेट करते थे, अलग करते। फिर उसके बाद हमने निर्माण विधि बताया था जिसमें गुणधर्म के अनुसार हम समुच्चय लिखते थे। जैसे कि मैंने बताया था कि स्वरों का अगर है तो आप लिखते हैं कि वॉवेल V इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में x सच डेट x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो इस तरीके से हमने देखा था कि सेट को लिखने का ये तरीका था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है इस प्रकार से कि निम्न में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कुछ समुच्चय दिए गए हैं, आपको पता है समुच्चय का परिभाषा, अगर पता है समुच्चय को, आप समझ पा रहे हैं कि वेल डिफाइंड या फिर सुपरिभाषित कब होता है कब नहीं होता, तो बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स करना क्या है कि आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय है कौन सा नहीं है। अगर समुच्चय है तो उसका कारण बताना है, मीन्स कि उसको समुच्चय को लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो देखिएगा हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे और पहला प्रश्न कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या ये वेल डिफाइंड है? क्या ये सुपरिभाषित है? हाँ है, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं वो समुच्चय। तो यहाँ पे लिखेंगे हाँ समुच्चय है। अब अगर आपको लिखना है उस समुच्चय का नाम तो क्या हो सकता है? जनवरी हो सकता है, तो जनवरी हमने लिख दिया। फरवरी होगा नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, दो हो गए, एक जून हो जाएगा और एक जुलाई हो जाएगा। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसके अलावा कोई जे से स्टार्ट नहीं होता, कोई भी मंथ जो महीना होता है वो जे से नहीं स्टार्ट होता। तो ये तीन संग्रह बन जाएंगे और ये आपका एक समुच्चय है। दूसरा है भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या आप ये बता सकते हैं कि वेल डिफाइंड है कि नहीं? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखिए अब हम आपको बताते हैं भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो क्या आप बता सकते हैं स्टूडेंट कि कोई कौन सा आप लेखक को कह सकते हैं सबसे प्रतिभाशाली? सबका इंटरेस्ट, सबकी रुचि अलग अलग है। सपोज करिए मेरी रुचि स्टोरी पढ़ने में है, तो हमें स्टोरी जो लिखता होगा वो सबसे प्रतिभाशाली लगेगा। किसी को पोयम पढ़ना पसंद है तो वो पोयम पढ़ने वाले बच्चों का, मतलब कह सकते हैं कि जो पोयम अच्छा लिखता होगा उसको पसंद करेगा, वो उसके लिए सबसे प्रतिभाशाली हो गया। किसी को उपन्यास नॉवेल लिखना पसंद, मतलब पढ़ना पसंद है, तो उनको नॉवेल वाले राइटर अच्छे लगेंगे। किसी को मतलब एडिटर होते हैं जो लेख लिखते हैं, उनको लेख पढ़ना पसंद होता है, तो लेख जो लिखते हैं उनको प्रतिभाशाली। तो कहने वाला प्रतिभाशाली शब्द
हम एक जगह नहीं मतलब यूज कर सकते। इसका कोई सुपरिभाषित मतलब बात नहीं हुई कि आप एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये प्रतिभाशाली है और ये नहीं प्रतिभाशाली। सब लेखक अपने अपने जगह कुछ न कुछ क्वालिटीज लिए रहते हैं, कुछ न कुछ प्रतिभाएं लिए रहते हैं, लेकिन यही सबसे प्रतिभाशाली होगा ये कहना नहीं है। तो ये आपका समुच्चय नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं, समुच्चय नहीं है, सीधा लिखेंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, ठीक है। समुच्चय नहीं है, उसको लिख भी नहीं पाएंगे। अब तीसरा प्रश्न आपसे कहा कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब बताइए, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज पॉसिबल है? नहीं है। कैसे? अब कोई भी क्रिकेट होता है या फिर बल्लेबाज है, मान लीजिए बल्लेबाज है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्राइक रन रेट से बनाता है, स्ट्राइक रेट उनका बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो 10 गेंद खेले और 50 रन बना दिए, ऐसे भी बल्लेबाज होते हैं। कोई 20 गेंद खेला लेकिन वो 70 रन बना रहा है, और कोई मान लीजिए 50 गेंद खेला और वो 100 रन से ज्यादा बना दिया। तो कहने का मतलब इस सब की प्रतिभा अलग है। कोई बहुत स्पीड खेलता है, तो कोई मॉडरेट खेलता है, मध्यम गति से खेलता है, और कोई थोड़ा ठहर के खेलता है। तो सबके अपने अपने रोल हैं, सबके अपने अपनी जरूरतें हैं। अगर आप T20 खेलते हैं तो T20 खेलने में आपको हाई मतलब स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे अच्छा वो बल्लेबाज होगा जो कम गेंदों में ज़्यादा रन बनाए। लेकिन वही अगर 50-50 का जो होता है वनडे मैच, उसमें आप देख सकते हैं कि जो थोड़ा स्पीड भी खेले, थोड़ा रुक के भी खेले, मतलब ठहर के खेले, क्योंकि हमको 50 ओवर खेलना है, तो वहाँ पे वो टैलेंटेड होगा जो ज़्यादा गेंद खेलते हुए अच्छे स्कोर खड़ा कर रहा है। और टेस्ट मैच हो तो जो ज़्यादा डिफेंस कर पा रहा है, जितना गेंदों को फेस कर पा रहा है, और उसके अनुसार थोड़ा थोड़ा अगर रन भी बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हर गेम के लिए, हर समय के लिए, टाइम के लिए अलग अलग प्रतिभाएं, अलग अलग लोगों को हम कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ। तो मैं डिटेल में बताया कि आपका दिमाग ऐसे मतलब सोचना चाहिए, तो वो सोच डेवलप करने के लिए हमने इतनी चीजें बताई। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये क्या हो जाएगा आप बताएं? ये समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकते। अब बताएं नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, देखिएगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये आप बता सकते हैं। आप क्लास 11th में, आपके क्लास में कितने बालक हैं? बड़े आराम से बता सकते हैं। तो यस, ये क्या है? समुच्चय है। तो यहां पे लिखेंगे हाँ, समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। अब अगला देखिएगा, अगला है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या आप ये समुच्चय लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। प्राकृतिक संख्या हमें पता है, 1 से स्टार्ट होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। हमें 100 से नीचे लिखने हैं, 100 से कम, तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हाँ, समुच्चय है, हाँ समुच्चय है। और इसका अगर हम एलिमेंट लिखें तो 1 2 3 4 डॉट 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 100 से कम मतलब 99। ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास उन्होंने लिखा है, नोवेल लिखा है, ठीक है, वो आराम से हमको मिल जाएगा, उसका कलेक्शन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हाँ समुच्चय होगा। कोई भी लेखक ऐसा नहीं है कि मतलब
उसका नाम है, उसकी पहचान है उस उपन्यास की, तो बाकायदे आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तीसरा लास्ट मतलब 7वां क्वेश्चन। 7वां प्रश्न इसमें देखिए क्या है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी होगा, ये बता भी सकते हैं। हाँ समुच्चय है। कैसे? अब समपूर्णांकों का, पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है? पूर्णांक आपको पता है कि पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव, तो आराम से आप कर सकते हैं डॉट 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 -2 फिर 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 ऐसे मतलब कर सकते हैं। धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों को आप इंक्लूड करते हुए एक समुच्चय बना सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो ये भी एक संग्रह होगा, एक समुच्चय होगा। 8वां देखिएगा, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का समुच्चय। तो अब इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं वो भी सीमित हैं, ऐसा तो है नहीं असीमित प्रश्न है, आप डिफाइन नहीं कर सकते। आपके एनसीईआरटी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसका संग्रह बना सकते हैं, तो ये भी हाँ समुच्चय होगा। ठीक है, फिर कह रहा है विश्व के सबसे खतरनाक जानवर, सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो आप बताइए सबसे खतरनाक जानवर किस परिस्थितियां में कौन खतरनाक हो जाए कोई कह नहीं सकते। सपोज करिए अगर आप जंगल में जाते हैं, अगर जंगल में चीता है या शेर है तो वो खतरनाक है। दूसरी जगह आप जाते हैं तो हो सकता है वहां चीता शेर ना हो कि कोई एनाकोंडा या फिर वहां पे सांप जैसे कुछ विषैले मतलब जीव जंतु हो, वो खतरनाक हो सकते हैं। आप कहीं और जाइए तो हो सकता है भालू अटैक कर दे, तो आपके लिए भालू ही खतरनाक हो गया। तो कहने का मतलब वो समय और जगह पे निर्भर करता है कि कौन किस जगह पे कौन सा जीव ज्यादा खतरनाक है और किस मायने में खतरनाक है। बहुत सारे जीव जंतु हमारे फ्रेंड भी होते हैं, वो खतरनाक नहीं है। अब बहुत लोग कहेंगे कि शेर खतरनाक होता है, क्या शेर हमेशा खतरनाक हो सकता है? नहीं, बहुत सारे लोग शेर पालते हैं। अभी चले जाओ वो शेख सऊदी अरेबिया के जो लोग मतलब होते हैं वो चीता वगैरह पाल के रखते हैं, तो उनके लिए वो खतरनाक नहीं है, हमारे लिए तो बहुत खतरनाक है। तो कहने का मतलब कि जो विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर हैं वो उनके जो संग्रह हैं ये कह सकते हैं वेल डिफाइंड नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए आप कहेंगे नहीं यह समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको करना था। हमने देखा कि हमारा पहला समुच्चय होगा, फिर हमने देखा कि आपका दूसरा समुच्चय नहीं होगा, तीसरा समुच्चय नहीं होगा, चौथा हाँ, पांचवा भी हाँ, छठा भी हाँ, सातवां भी हाँ और आठवां भी हाँ, नौवां नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका समुच्चय था और आप इसको नोट करेंगे और हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अभी आपको हमने प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन समझाया और बताया उसके आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसमें आपको देखना था कि कौन सा संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा, उसको आपको देखना था कि अगर संग्रह सुपरिभाषित अर्थात वेल डिफाइंड है तो वो समुच्चय होगा, अगर नहीं है हमको वैसे एलिमेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो समुच्चय नहीं होगा। वो आपने अच्छे से समझा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के आंसर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आंसर समझ में आए हैं तो भी आप कुछ न कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि आपको लिखने से याद भी रहती है और कॉपी में भी लिखिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे, बट आप इन्वॉल्व हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप उसका प्रूफ देने के लिए आप कमेंट सेक्शन में हाँ अच्छे से समझ में आया, फिर कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि आपको समझाने की। ओके, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को समझने से पहले हमने आपको
एक सिंबल के बारे में बताया था जो कि यूनानी प्रतीक था, ठीक है, जिसको कहा जाता है एप्साइलन, ठीक है, एप्साइलन क्या बोला जाता था, एप्साइलन, ठीक है, एप्साइलन बोला जाता है, यूनानी प्रतीक क्या था ये, यूनानी प्रतीक। अब देखिएगा, अब इसका यूज कहाँ किया जाता था कि हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट, सपोज करिए मान लीजिए वॉवेल्स का हमने बताया था ए ई आई ओ यू। अब ये वॉवेल है और इसमें 5 एलिमेंट हैं, ए ई आई ओ यू। तो आप लिखते थे अगर ए इसका मतलब वे का एलिमेंट है, एक अवयव है, तो आप क्या लिखते थे, ए बिलोंग्स टू वी। इसको क्या पढ़ते थे, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इसी का इस बार इसी से बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि कोई भी एलिमेंट है, कोई अवयव है, उसमें बिलोंग करता है या नहीं। अगर नहीं बिलोंग करता, जैसे मैंने बी, तो यहाँ डज नॉट बिलोंग्स टू वी, ये डज नॉट बिलोंग्स टू बोलता है, डज नॉट बिलोंग टू वी। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम ये बताएंगे कि हाँ ये इसमें एलिमेंट है या नहीं, और उसको सिंबल से हमें डिनोट करना है। तो आप देखेंगे, मान लीजिए कि a बराबर, अब ये समुच्चय दिया गया है, समुच्चय क्या है, कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू अथवा डज नॉट बिलोंग्स टू। भाई ये तो आपको दो जो सिंबल दिए हैं, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू, उसको भरना है। और a बराबर 1 से लेकर 6 तक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, 1 से लेके 6 तक के प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब आराम से आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मैंने एक बार फिर से छोटा सा रिवीजन के माध्यम से बताया। अब बताइए, ये है 5 और ये है a, तो देखो 5 इसमें है, यस है, a में 5 है, तो आप कहोगे कि यस 5 बिलोंग्स टू a, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न देखेंगे, पहला प्रश्न आपने आराम से सॉल्व कर लिया, दूसरा प्रश्न देखेंगे 8 है। अभी हमने बताया कि a जो है 1 से लेकर 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब बताओ 8 इसमें आ गया, तो ये 8 तो इसमें है नहीं, तो आप सिंपल लिखोगे कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू ए है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, 0 आएगा, तो ये तो 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है और इसमें है भी नहीं, 0 कहीं दिख रहा है ए में नहीं, 1 से स्टार्ट है, 0 नहीं है इसमें, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब देखिएगा नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में देखिएगा है 4 बिलोंग्स टू होगा ए कि नहीं, हाँ 4 तो है इसमें, तो आप कहोगे यस बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे कि 2 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, तो 2 इसमें है मौजूद, तो यस होगा इसमें। और ऐसे लास्ट क्वेश्चन 10 है, 10 बिलोंग्स टू ए है कि नहीं, ये आप खुद बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मैं आंसर बता देता हूं कि ये डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कहने का मतलब है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई कि अगर एलिमेंट है तो यस बिलोंग्स टू ए, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये आपका एक छोटा सा मतलब क्वेश्चन था, इसको मैंने सॉल्व करा, इसको नोट करेंगे। अभी हमने आपको प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल भी बताया, जहाँ पे हमने एप्सिलॉन एक यूनानी प्रतीक होता है उसके बारे में बताया कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको मैंने ये भी बताया कि अगर कोई भी अगर समुच्चय है तो उसमें जो अवयव हैं, अगर वो उस समुच्चय के अवयव हैं तो उसमें हम बिलोंग्स टू का साइन लगाते हैं, मीन्स कि एप्सिलॉन का लगाते हैं, अगर नहीं है तो डज नॉट बिलोंग का लगाते हैं, मतलब कि एप्सिलॉन को ऐसे क्रॉस कर देना है। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आए हैं, थर्ड क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, इसको समझिएगा। इसमें यह है कि आपको ये निर्माण विधि से
समुच्चय लिखे हुए हैं। इन समुच्चयों को आपको रोस्टर मेथड से लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में आपको मैंने बताया था सूचीबद्ध उसके अवयवों को एक मझले कोष्ठक में लिखना है, ठीक है। तो देखिएगा प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब देखेंगे पहले का हल, इसमें 6 टोटल क्वेश्चन थे, हमने 3 क्वेश्चंस को लिया है और बाकी हम लोग करेंगे। अब देखिए हल पहला। अब हल पहला पहला क्वेश्चन क्या है कि a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। आपको ध्यान से पढ़ना है इसको कि क्या कह रहा है कि x सच दैट x, मतलब कि जो x मतलब हमने बताया था ये x क्या दिखाता है, उसके एलिमेंट, उसके अवयव बताता है कि अवयव उसके क्या है, पूर्णांक है। और अब कहां से है, -3 से लेके 7 तक। लेकिन -3 और 7 नहीं लिया जाएगा, ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कशन करेंगे कि 2 सिंबल होते हैं। एक होता है कि मान लीजिए यहाँ पे 4 से सॉरी यहाँ ऐसे लिखते हैं 3 से लेके x हो गया मान लो 5 तक, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि हमें 3 से छोटी और 5 से 3 से बड़ी और 5 से छोटी संख्याओं को लिखना है। इसका मतलब किसमें आएगा आपका 4, केवल 4 आएगा। लेकिन यहीं पे इक्वल लगा देते हैं, तो इसका मतलब है इसको भी हम लेके चलेंगे। 3 और 4 3 और 5 के बीच की संख्या लिखनी है और इंक्लूडिंग मतलब इसको भी लिया जाएगा। मतलब अगर इसके नीचे से बराबर का साइन लगा है इसका मतलब कि इसमें 3 अवयव हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है, ये हम आगे की क्लासेस में जरूर बताएंगे, बट अभी इस प्रश्न में दिया गया है तो आप इसको देखिएगा कैसे होगा। तो हल एक पूर्णांक है, तो आपका a बराबर क्या बन जाएगा, a बराबर क्या बन जाएगा, देखो पूर्णांक है तो -3 तो हमको लेगा नहीं है। उसके बाद क्या आएगा, -2 आएगा, फिर क्या आएगा, -1 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ठीक है। इस तरीके से लिखना है कि -3 से बड़ा होना चाहिए जो कि -2 -1 0 है, और 7 से छोटे हमें लिखना है। और हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन मतलब सपोज करिए आपके आंसर में -3 को भी सपोर्ट कर दिया या -7 को, तो वो गलत आंसर होगा। आंसर हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगा और यही सही होगा, ठीक है। तो इसको ही ध्यान रखेंगे। तो पहले का आंसर हो गया। दूसरे का हल देखिएगा, हल नंबर दूसरा देखिएगा स्टूडेंट्स। b बराबर दिया है x सच दैट x, मतलब x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। क्या करना है, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बनाना है। तो सिंपल सा है कि b बराबर 6 से कम एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 6 से कम क्या हो सकता है, 1 2 3 4 और 5, ये क्या होंगे 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब हम तीसरे प्रश्न पे आएंगे। ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। इस सिंबल का मतलब मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे इक्वल हो जाता तो इसको इंक्लूड कर लेते, इसको साथ में ले लेते। अगर नहीं है इक्वल तो इसके मतलब इसके बीच वाली संख्याओं की बात किया जा रहा है। यहाँ पे तो सिंपल सी बात है 6 से कम प्राकृतिक संख्याओं की। अब हम तीसरी प्रश्न के बारे में देखेंगे कि c बराबर x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। जिनके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। तो देखिए सिंपल सा है हल। हल तीसरा। अब जैसे कि मैं 2 अंकों की एक संख्या लिख रहा हूं, जिसे मैंने लिखा है 1 और 1 7, तो 1 और 7 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 8 आ गया। ऐसे ही आप बताइए क्या लिख सकते हैं, 1 और फिर 2 लिखे यहाँ तो 6 लिखना पड़ेगा, फिर 2 + 6 लिखेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर तीसरा 3 और 5 लिख सकते हैं, 3 + 5 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर चौथा 4 4 लिख सकते हैं,
फिर ये 4 + 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर पांचवा क्या लिख सकते हैं, 5 और यहाँ 3, 53 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 और +3 करेंगे तो भी 8 हो जाएगा। और अब देखिएगा 6 और यहाँ 2 होगा, 62 को लिखना, 6 और 2 62, 6 + 2 हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे 7 और 1, 7 + 1 करेंगे तो भी 8 हो जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर एक 8 0 आएगा, 8 + 0 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या और कोई पॉसिबल है नंबर जिनको वो दोनों अंकों को, दो डिजिट जो हैं उनको ऐड करें तो आपको 8 ही मिले? ऐसा तो नहीं है। तो आपका समुच्चय क्या बन जाएगा कि C बराबर, समुच्चय C बराबर क्या लिख देंगे, 17 आएगा, कॉमा 26 आएगा, कॉमा 35 आएगा, कॉमा 44 आएगा, कॉमा 53 आएगा। ठीक है, 62 71 80, 62 71 80, ये आपके आंसर होंगे। इस तरीके से आपको रोस्टर मेथड से ही क्वेश्चंस लिखने थे। मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, अब अगला 3 क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। इसको आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन करिए और हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और थे। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 6 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन अभी हमने बताया, अब 3 क्वेश्चन आगे का करेंगे। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा कि हमको कैसे लिखना है, कैसे सोचना है कि अगर निर्माण रूप में कोई भी समुच्चय दिया गया है तो उसको हम रोस्टर मेथड या फिर सूचीबद्ध तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप मतलब कमेंट सेक्शन में आप करके दिखाइएगा भी, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप इन्वॉल्व हैं। आपके आप लिखेंगे तो ऑब्वियसली उसको आप समझ रहे हैं, तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपकी तरफ से भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है और आप समझ पा रहे हैं। बाकी मेरा लक्ष्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, इसको बच्चों को कंप्लीट सोल्यूशन मिल पाए एनसीईआरटी का। और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे और भी डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे। बट मेरा पहला टारगेट होगा कि आपका सिलेबस कवर कराना टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम से पहले, और रिवीजन कराना, और फिर हम अलग अलग क्वेश्चंस को लेके आएंगे और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर आगे हम लोग प्लान करते हैं जो भी करना होगा। बट यहाँ पे जो भी है क्वेश्चन, कुछ जो क्वेश्चन टाइप करने लायक है उसमें आप दिखाइए और अपना इंट्रोडक्शन भी दीजिए कि हाँ मैं यहाँ से हूँ और मैं मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे पता होना चाहिए, फिर मैं उस पर काम कर पाऊँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी मेरा इस पर हेल्प करिएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो 3 क्या कहता है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है। देखिए ये आपका 4th क्वेश्चन है। रोस्टर रूप में वही सूचीबद्ध तरीके से लिखना है कि ये देखो डी क्या है, डी बराबर x such that x एक अभाज्य संख्या है। x such that x एक अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, जो 60 का भाजक है। देखिए कैसे करेंगे हल। अब देखिए 60 का भाजक मतलब कि 60 को विभाजित कर दें और याद रखना है कि वो अभाज्य संख्या भी हो। तो देखिए पहले हम 60 का गुणनखंड बनाएंगे। तो 60 को अगर हम लिखना चाहें तो 2 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 5 लिख सकते हैं। 2 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 5। अगर नहीं आ रहा है तो आप बना लेना, मुझे इतना है कि आपको आना चाहिए। 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, 2 करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 5 के करेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से
ठीक है, पहले 3 से करिएगा फिर 5 से करिएगा, मैंने 5 से कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। गुणा में चाहे 2 इंटू 3 2 गुणते 3 करिए, चाहे 3 गुणते 2, दोनों का आंसर सेम। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक समुच्चय D बराबर क्या आ जाएगा, हमको अभाज्य लिखना है। अभाज्य क्या हो जाएगा, पहला हमने 2 लिख दिया, अब फिर एक 2 है, तो क्या हम दो बार लिखेंगे, नहीं, तो एक ही बार लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 5। इसमें 3 ही अवयव रहेंगे, 2 3 5 ये रहेगा, जो कि इसको भाजक मतलब भाज भी दे देता है। और एक वैसे तो भाजक मतलब 10 भी होगा, हाँ ये आपका गुणनखंड मैंने बताया, लेकिन भाजक 10 भी होगा, लेकिन वो अभाज्य नहीं होगा, इस वजह से हम नहीं लेंगे, सिर्फ अभाज्य संख्याओं को हम लेंगे। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट 5वां प्रश्न है, ई बराबर त्रिकोणमिति, स्पेलिंग है TRIGONOME ठीक है, शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना है। तो अब बताइए, ई है, मैंने आपको एक बार बताया था कि एक स्कूल का एग्जांपल लेके कि कभी भी हम एक ही जो लेटर है उसको 2 बार नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एक बार यूज कर लिए तो इसका मतलब है कि हाँ उस समुच्चय का वो लेटर है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं जब आप कोई भी अक्षर लिख रहे हैं, तो कोई भी शब्द लिख रहे हैं ना अक्षर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिखेंगे तो टी पहले लिख देंगे, ये लिख दिया, आर लिखेंगे, ये लिख दिया, आई लिख देंगे, ये भी लिखा। ठीक है, जी लिखेंगे, उसके बाद जी लिख दिया, ओ लिखेंगे, यस ओ लिख दिया, एन, यस एन पहली बार लिख रहे हैं तो एन भी लिखना है। ठीक है, अब एन भी हो गया, ओ क्या ओ लिखेंगे, नहीं, वो पहले से ही ऑलरेडी मैंने एक लिख दिया है, वो अब दोबारा रिपीट नहीं कर सकता। फिर एम, यस एम लिखना होगा, ई, यस ई नहीं लिखा है, ई लिखना होगा, और फिर टी ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो टी नहीं लिखूंगा, आर ऑलरेडी लिख दिया हूँ यहाँ पे, ये भी नहीं लिखूंगा, वाई, यस लिखना होगा वाई। तो इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री के जो लेटर्स दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए थे, उसको अगर हम रोस्टर मेथड से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिखना होगा। अच्छा, अब ये थर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन होगा, देखिएगा। अब यहाँ पे बेटर शब्द के सभी अक्षरों के समुच्चय लिखना है, तो अब इसमें क्या करेंगे, बी पहले लिखेंगे, यस, फिर क्या लिखेंगे, कॉमा लगा के ई लिखेंगे, यस, ठीक है, फिर डबल टी है तो एक टी लिख दिया मैंने और एक टी को नहीं लिखा, और फिर ई तो है पहले से तो इसको भी नहीं लिखेंगे, और फिर आर। तो इस तरीके से आप किसी अक्षर को या फिर किसी कह सकते हैं कि शब्द को के अक्षरों का समुच्चय इस तरीके से हम रोस्टर मेथड से लिखेंगे। बस यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो लेटर्स 2 बार आए हुए हैं, 3 बार आए हुए हैं, उसको रिपीट नहीं करना है। अब आप समुच्चय में लिख रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो थैंक यू, क्लास आपको पसंद आई होगी और थैंक यू।